मारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर चैनत गांव में जो आंदोलन चल रहा है पानी को लेकर, उससे जुड़ी हुई, जहां हांसी के चैनत गांव में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। भाखड़ा पानी को लेकर 33वें दिन भी लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब आंदोलनकारियों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है। धरना कमेटी चैनत गांव से लघु सचिवालय तक ट्रैक्टर मार्च निकालेगी। डीसी को सीएम और पीएम के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर पानी की मांग को लेकर यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। किसानों और ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। चैनत गांव में लंबे वक्त से पीने के पानी की किल्लत है और क्योंकि हांसी में नई पाइपलाइन बिछ रही है, हांसी शहर के लिए भाखड़ा वाली, इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ और ग्रामीणों की तरफ से स्थानीय विधायक विनोद भेड़ा को मांग की थी कि उसी पाइपलाइन से गांव को भी पाइपलाइन से जोड़कर पानी दिया जाए ताकि पीने के पानी की समस्या का हल हो सके। लेकिन विनोद भेड़ा, जो कि बीजेपी विधायक हांसी से हैं, उन्होंने इस बात से इनकार किया। कहा कि ये शहर के लिए है पाइपलाइन, लेकिन आप लोगों को 10 इंची पाइपलाइन से पानी जरूर दिया जाएगा ताकि पानी की किल्लत दूर हो। इस विवाद में अब आंदोलन यहां तक पहुंच गया है कि आज ट्रैक्टर मार्च का फैसला किया गया है। स्थानीय विधायक ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। लगातार आंदोलनकारी ग्रामीणों को विपक्ष के नेताओं का भी साथ मिल रहा है। कल पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह भी धरने को अपना समर्थन देने पहुंचे थे। उससे पहले अभय सिंह चौटाला, वो भी इस आंदोलन को अपना समर्थन देने पहुंचे थे। और इस वक्त किसान नेता सुरेश कोत हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूरा मामला समझेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद जी आपका भी। आज ट्रैक्टर मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, जरा दर्शकों को बताइए कि क्या पूरा विवाद क्या है, क्योंकि हम सत्ता पक्ष के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा विवाद है नहीं, इसमें राजनीति हो रही है, गुमराह किया जा रहा है ग्रामीणों को। मैं भी ये कहता हूँ कि ये इतना बड़ा विवाद नहीं है, ये राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जी। ये मात्र एक विधायक ने शुरू में कह दिया था कि आप दूसरी लाइन ले लीजिए, वो बस उसी बात के ऊपर दूसरी लाइन वहां इनका चलती होती थी, आंदोलन क्यों करते, उसी बात के ऊपर अपनी मैंने कह दिया था, उसको ईगो उड़ा रहा है। उसकी एक विधायक की जिद्दी की वजह से आज 35-36 दिन से आंदोलन चल रहा है और 10-11 दिन से 5 बुजुर्ग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी जिंदगी दांव पे है। मात्र एक विधायक की जिद्दी पूरी करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको पानी देने की बजाय गुमराह कर रही है। जहां तक बात है राजनीतिक विपक्ष के नेताओं की, अरे आप रास्ता आप इनको पानी दे देते तो क्यों आंदोलन चलता, और अगर आंदोलन नहीं चलता तो कौन विपक्ष का नेता आता, आप राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे दूसरे को। ये खुद राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, एक अपने विधायक की जिद को पूरा करने के लिए पूरे गांव को दांव पे लगा रखे हैं लोगों। लेकिन सुरेश को जी हमें ये बताइए कि क्या मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है, क्या मुलाकात के लिए वक्त अभी मांगा गया है या फिर आज सिर्फ ज्ञापन दिया जाएगा ट्रैक्टर मार्च के बाद? आज ये पहले ये जो मामला था शुरू में गांव विधायक से ही पानी मांग रहा था, विधायक से ही कह रहा था जी, प्रार्थना कर रहा हमारे को यहाँ से पानी दे दीजिए वो, लेकिन उसने अपनी ईगो बना ली। उसके बाद ये अनशन पे बैठ गए। अनशन पे बैठने के बाद प्रदेश के 2 मंत्रियों के साथ बातचीत हो चुकी है, दोनों वही बात बोलते हैं जो पहले विधायक बोल रहा था, यानी अलग पाइपलाइन से पानी देने की बात बोली जा रही सरकार की तरफ से। अपने विधायक की जिद को पूरा करने के लिए सारा तंत्र झोंक रहे। एक पैसे का नया खर्च नहीं आता, उसी लाइन में से कह रहे हैं कि हमारे को कनेक्शन दे दीजिए। और ये लोग कह रहे हैं कि अमृत 2 योजना के तहत ग्रामीणों को पानी नहीं दिया जा सकता। बाकी सच्चाई ये है कि बहुत अगर विशेष परिस्थितियों में पानी दिया जा सकता है, उस कानून में भी छूट है, मगर ये लोग ग्रामीण जनता से घृणा करते हैं और उनको टॉर्चर करते हैं। और ये सिर्फ उनका जो असल मंशा वो दिख रही है कि ग्रामीण जनता को कीड़े मकोड़े समझते हैं लोग।
लेकिन जिस तरह की ये बातें आप कह रहे हैं, इससे तो लगता है कि सीधे सीधे टकराव हुई है। जब विनोद भेड़ा झुक ही नहीं रहे, उन्होंने इस पूरे मामले को नाक का सवाल बना लिया है और आप कह रहे हैं कि सरकार के नुमाइंदे भी उसका साथ दे रहे हैं, तो फिर क्या हल है सर इसका? देखिए, इस प्रदेश के अंदर सिर्फ विनोद भेड़ा ही का विधायक नहीं है, इस प्रदेश में सरकार भी होगी। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो बीच में अपना इंटरफेयर कर करके ग्रामीणों को पानी दे। सिर्फ पानी की मांग के लिए इतना बड़ा आंदोलन चलवा रखा है, ये मुख्यमंत्री की नालायकी का के ऊपर मोहर लगाता है कि एक प्रदेश के अंदर जो मूलभूत सुविधाओं में आती है, पानी ही सरकार नहीं दे सकती, तो सरकार फिर क्या कर सकती है? तो अगर आज के ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई हल नहीं निकला तो फिर क्या अगला फैसला होगा, या भी सोचा नहीं? फैसले लेना तो गांव की कमेटी का काम है, फैसले तो गांव की कमेटी लेती है, मगर ये सच्चाई कि ये आंदोलन जब तक गांव को पानी नहीं मिलता तब तक जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश कोच जी, हमसे बातचीत करने के लिए। थे किसान नेता सुरेश कोच, जो इस आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सीधे सीधे आरोप है हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भेड़ा पर कि उन्होंने इसे साख का सवाल बना लिया है और जानबूझकर अमृत 2 जो स्कीम है उसके तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई है हांसी शहर के पानी की आपूर्ति के लिए, उससे पानी नहीं दिया जा रहा, जबकि ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। उधर चरत गांव के लोग इस मांग पर अड़े हैं कि हमें उसी पाइपलाइन से पानी चाहिए, जबकि स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि दूसरी पाइपलाइन बिछाकर आप लोगों को पानी दिया जाए। इस पर मैं चाहता हूं आगे काम हो और आप इसमें सहयोग करें। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला के दौरे पर हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजन होने जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। उधर जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र पहुंचे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने सीएम सैनी पर तंज कसा, कहा हरियाणा में जन समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सीएम सैनी पंजाब में प्रचार में वक्त बिता रहे हैं। हरियाणा से ज्यादा समय पंजाब में प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, लेकिन प्राथमिकता पंजाब है। आज लाडवा जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, उसके कार्यक्रम रखे गए हैं। जहां भी हम गए, कहीं बिजली की समस्या है, पीछे आंधी तूफान में तारें टूटी, हफ्ते भर से ज्यादा समय हो गया, अब तक ठीक नहीं हुई। शहर के अंदर कहीं सीवेज की समस्या है, गुंडागर्दी चरम पर है। बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में उनके प्रशासन के नाक के नीचे सरेआम मर्डर हो रहे हैं। बहुत से विषय हैं, लोग दुखी हैं। पीछे गेहूं की फसल। खबर पंचकुला से है, जहां 3 क्लब मालिकों को धमकी मिली है। मालिकों को धमकी वॉइस नोट के जरिए भेजी गई है। वॉइस नोट में कहा गया कि अगली बार गोली तेरे नाम की। धमकी के बाद तीनों क्लब संचालकों को पुलिस सुरक्षा मिल गई है। हर क्लब मालिक को हरियाणा पुलिस ने पीएसओ दिया है। बीजेपी नेता नरेंद्र लुबाना को भी सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। रोहित गोदारा गैंग पर धमकी देने का आरोप है, जिसने रोहित लुबाना पर कुछ दिन पहले हमला करवाया था। सेक्टर 5 फायरिंग कांड के बाद लुबाना की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पंचकुला के सेक्टर 5 और 9 में पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि यहीं पर पंचकुला में क्लब है और इन्हीं क्लब मालिकों को धमकी दी गई है। बकायदा वॉइस नोट भेजकर 3 क्लब संचालकों को धमकाया गया है। पैसों की डिमांड की गई है। कहा गया कि अगली गोली तुम्हारे नाम की। अब पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। धमकी को हल्के में ना लेते हुए गंभीरता से लेकर अब इन तीनों क्लब मालिकों को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। और जानकारी के साथ पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़ गए हैं। तारा, काफी गंभीर होता जा रहा है मामला सुरक्षा का। पंचकुला में पहले फायरिंग होती है और अब 3 क्लब मालिकों को सीधे सीधे वॉइस नोट भेजकर धमकी। सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल जरूर है इसमें। देखिए सुदेश, सीधे सीधे जो गैंगस्टरों के निशाने पर क्लब संचालक हैं, क्योंकि पहले भी
जो भाजपा नेता हैं उनके भाई रतन लुबाना पर फायरिंग हुई थी, उनके गोलियां मारी गई थी, लेकिन वो सुरक्षित बच गए थे। लेकिन उसके बाद उनके परिवार को, भाजपा नेता जो नरेंद्र लुबाना है उनको और कई क्लब मालिकों को जो है वो धमकी भरे नोट मिल रहे हैं, ऑडियो नोट मिल रहे हैं, जिससे उन्हें धमकाया जा रहा है। वहीं डीसीपी क्राइम जो अमरिंदर सिंह है, उन्होंने कहा है कि जिन जिन को धमकियां मिली हैं उनके मोबाइल्स में अभेद्य ऐप, जो हरियाणा पुलिस ने एक ऐप शुरू की है जो धमकियां और जो एक्सटॉर्शन के मामले हैं उनको रोकने के लिए बनाई गई थी। इसके साथ ही जो 3 क्लब मालिक हैं उनको जो है पीएसओ जो है वहां पर दिए गए हैं, सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। इसके अलावा जो भाजपा नेता है नरेंद्र लुबाना, उनको भी सुरक्षा कर्मी मुहैया करवाए गए हैं। तो पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है। लगातार जो गैंगस्टर हैं रोहित गुदारा, उनके द्वारा जो है धमकियां दी जा रही हैं, क्लब संचालकों को दी जा रही है, पहले फायरिंग भी की गई थी। तो ऐसे में एक माहौल डर का जरूर बना हुआ है। क्लबों के बाहर जो है वो स्वैट टीम लगाई गई है, पुलिस टीमें लगाई गई हैं, नाके लगाए गए हैं ताकि ऐसी कोई घटना ना हो। और लगातार जो पुलिस है पूरी तरह से अलर्ट है। तो कल भी एक एनकाउंटर किया गया था, 2 जो गुर्गे हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले भी जो है एक एनकाउंटर हुआ था, वहां पे भी रोहित गुदारा के जो 2 शूटर थे उनके पैरों में गोली मारी गई थी। तो ऐसे लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो गैंग्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। लेकिन यहाँ तारा, पर पहले अगर जो बात मामला करें सामने आया था लुबाना का, उसमें एनकाउंटर हो गया, तुरंत पकड़े भी गए आरोपी, उसके बाद फिर से धमकी देना बाकी क्लब मालिकों को, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कोई डर नाम की चीज बची नहीं है अब गैंगस्टर्स में, बदमाशों के बीच में। खाकी का खौफ तो खत्म हो चुका है। आप कितने लोगों को सुरक्षा देंगे? जब तक आप सुरक्षित माहौल नहीं बनाएंगे बात बनेगी नहीं। जी बिल्कुल सुदेश, लगातार जो गैंगस्टर एक्टिविटी है, गैंगस्टर की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं पंचकुला पुलिस को एक बड़ा मैसेज जरूर देना होगा। एनकाउंटर जरूर किए हैं, 2 लोगों के पैरों में गोली जरूर मारी है, लेकिन एक बड़ा मैसेज देने की जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो अपराधी हैं वो बेखौफ होकर जो है धमकियां दे रहे हैं, एक्सटॉर्शन के लिए धमकी भरे नोट्स भेज रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस क्या बड़ा एक्शन लेती है, क्योंकि अभेद्य ऐप है, उसमें जरूर जो है एक सूचना पुलिस को मिल सकती है, धमकी भरा कॉल आया, लेकिन अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि दिन दिहाड़े जो है वो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चंडीगढ़ में भी कुमार मेडिको जो था उस पर जो है वहां पर फायरिंग की थी, कैशियर की मौत हो गई, 2 शूटर जो है वो जम्मू कश्मीर से पकड़े गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये खौफ जो है लोगों के बीच बढ़ता जा रहा है। बिजनेसमैन, बड़े लोग जो है उनमें ये खौफ बनाया जा रहा है। तो ऐसे में अब ये खौफ कैसे खत्म किया जाए, गैंगस्टर का जो दबदबा है वो बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे कम किया जाए, इसको लेकर पुलिस को जरूर काम करना होगा। बिल्कुल, यही बड़ी चुनौती खाके के सामने। शुक्रिया तारा तमाम जानकारी के लिए। तो पंचकुला में कुछ दिन पहले फायरिंग हुई थी सेक्टर 5 में, और एक बार फिर से वॉइस नोट के जरिए रोहित गुदारा गैंग की तरफ से धमकी दी गई 3 क्लब मालिकों को। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवाई है, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार इनका खौफ बढ़ता क्यों जा रहा है और खाकी बेदम क्यों नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर के भविष्य को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब बड़ा और साफ फैसला आ चुका है। केंद्र सरकार और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने विकास, क्षेत्रीय संतुलन और बेहतर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए एनसीआर के मौजूदा स्वरूप को बरकरार रखने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने एनसीआर की सीमा को दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर के हवाई दायरे तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बोर्ड ने व्यापक क्षेत्रीय विकास के हित में फिलहाल किसी भी तरह की कटौती से इनकार कर दिया है। वहीं एनसीआर को आधुनिक और भविष्य के अनुरूप बनाने के लिए 4 अत्याधुनिक नमो सिटी विकसित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट।
100 किलोमीटर के हवाई दायरे तक सीमित करने की वकालत की थी। राज्य सरकार का तर्क था कि एनसीआर के कड़े नियमों के चलते कई जरूरी विकास परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। क्या है 100 किलोमीटर का नया नियम? 100 किलोमीटर के बाहर के इलाके मुख्य एनसीआर से होते हैं बाहर। हरियाणा ने विकास परियोजनाओं पर नियमों का हवाला देकर रखा था प्रस्ताव लागू होता तो एनसीआर का क्षेत्रफल 25,327 से घटकर 10,546 वर्ग किलोमीटर हो जाता। करीब 60% एनसीआर क्षेत्र दायरे से हो जाता बाहर। पानीपत, करनाल, जींद, भिवानी समेत कई इलाके होते प्रभावित। एनसीआर के रिपोर्ट देखिए। आज की जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक आज हुई है, उसमें कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। प्लानिंग बोर्ड की 43वीं बैठक अब दिसंबर में प्रस्तावित है। सीएम नायब सिंह सैनी ने साथ ही जानकारी दी कि एनसीआर में 20 से नीचे के वाहनों को लेकर परिवर्तन योजना बनाई गई है। आईआरटीसी करनाल की तरफ और मानेसर पर काम चल रहा है। कोर एरिया को लेकर भी चर्चा हुई है। और एक विषय एनसीआर जो प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक लगभग दिसंबर के करीब वो होगी। एनसीआर रीजन के अंदर वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ये भी उसके ऊपर विषय आया था। और इसी प्रकार जो आरआरटीएस के साथ साथ 4 नए ग्रीन फील्ड शहर नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर एरिया के हैं उसके अंदर उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक जो एनसीआर हमारी बोर्ड की बैठक थी वो बड़ी, उसमें कई विषयों के ऊपर और भी चर्चा हुई है। अच्छी बैठक हो रही है और उसमें सब मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। फिलहाल एनसीआर के दायरे में किसी तरह की कटौती नहीं होगी और मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। लेकिन हरियाणा की ओर से उठाए गए विकास और नियमों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा आगे भी जारी रहने के संकेत मिले हैं। अब सबकी नजरें दिसंबर में होने वाली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक और प्लान 2041 पर टिकी है, जहां क्षेत्रीय विकास, आधुनिक नमो सिटी और भविष्य के एनसीआर के स्वरूप को लेकर कई अहम फैसले सामने। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।